चेर राज में बस 2 क्वेश्चन आता है, ज्यादा इंपोर्टेंट आएगा। स्टार्ट हो गया। हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों। तो ये यूट्यूब पर चौथी वीडियो होगी या 5वीं होगी, देख लेंगे। अगर पहले वाला हम लोग पढ़े थे, यहाँ से चेर राज से पढ़ना है। क्लास 12th का हिस्ट्री का 2nd चैप्टर राजा किसान और नगर। आइए शुरुआत करते हैं। चेर राज आज की टॉपिक है, क्या है बाबू? चेर राज। कौन सा? चेर। चेर के बारे में हम जानेंगे, ध्यान सुनिएगा। और यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसमें आधुनिक केरल और तमिलनाडु का चेर, केरल और तमिलनाडु अभी वर्तमान के वही चेर का है, ठीक है। उदाइन जेरल लगा लो, ये इंपोर्टेंट है। उदाइन जेरल पहला जो है चेर का शासक था। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन रहा है। वांजी जो है करियूर चेरों की राजधानी थी। चेर की राजधानी कहाँ पूछेगा? बोलो। वंजी। वंजी पूछेगा या करियूर? क्या पूछेगा? वंजी या करियूर जो है चेर की राजधानी थी। बास कसम। बोलो, चेर के बाद कौन राज आएगा? चेर के बाद चोल। बोलो, कौन राज? चोल। चोल से पूछेगा इसकी राजधानी, तो क्या कहिएगा? पुहार अथवा कावेरी पत्तनम। बोलिए, चोल की राजधानी कहाँ थे? पुहार थी या कावेरी पत्तनम थी, है ना। करिकाल प्रारंभिक चोल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण था। पूछेगा कि चोल शासकों का, चोल जो राजा है, चोल राज्यों में सबसे पावरफुल शक्तिशाली राजा कौन था? बोलो, नाम क्या है? करिकाल। क्या चीज है? करिकाल जो है पहला जो है चोल शासकों में सबसे लोकप्रिय राजा था। कोई दिक्कत? अब है पांड्य राज आएगा। कौन आएगा बाबू? देखो, पांड्य। पांड्य राज प्रायद्वीप के सुंदर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। मदुरई इसकी बस एगो इंपोर्टेंट है। पांडे की राजधानी तुम्हारे नोट्स नहीं लाई हो? अच्छा, नहीं मिला था। शक या सिथियन। देखो, शक के बारे में जानेंगे, सिथियन के बारे में। भारत में, भारत के पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर समझते हो? पश्चिम और उत्तर, पश्चिमोत्तर भाग में बसने वाला शकों को स्वयं को क्षत्रप कहा। पूछेगा कि खुद अपने आप को क्षत्रप किसने कहा? तो भारत के जो पश्चिम और उत्तर प्रांत में बसने वाले जो शक थे, शक ऑप्शन में कहेगा शक, यानी शकों ने अपने आप को क्या कहा? क्षत्रप। क्या कहा? क्षत्रप कहा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है शक। शक वंश है, समझ रहे ना। शको मतलब शक वंश ने क्या कहा? अपने आप को क्या कहा? क्षत्रप कहा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। इसमें का जो है यहाँ पर दिख रहा होगा, रुद्रदामन शको का प्रसिद्ध, लगा लो, मस्ट भी आई लॉलीपॉप क्वेश्चन यहाँ पर। हाँ, ये वाला रुद्रदामन शक का सबसे क्या था? रुद्रदामन शको का सबसे प्रसिद्ध क्या था भाई? शासक था। क्या था? शासक था। रुद्रदामन। पूछेगा शको का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? याद रहेगा, शको का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन। मस्ट बी आई। आई देखा, रुद्रदामन इससे कार्यकाल 130 से लेकर 150। देख बाबू, अब सीधा चला था हो हीरो, तो सीधा चल रहा था। ईस्वी है कि ईस्वी पूर्व है? अब ईस्वी की बात हो गया। बात समझ रहा? 130 से लेकर 150 यानी 150 ईस्वी तक अभिलेख में सूबी साख का लिखा है। सूबी साख द्वारा सुदर्शन झील बांधों के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। जो सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण हुआ था, यानी फिर से सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, इसी के उल्लेख में आपको क्या होता है? मिलता है। ठीक है, अब आएगा कौन? आंध्र और सतवाहन। कौन हो? यहाँ पर दिख रहा होगा कि बहुत सारा प्यारा सा, यहाँ पर देखो, आंध्र और सतवाहन वंशा नहीं वंश होगा। क्या होगा? गलती से पाई लगा गया दिया। ठीक है, देखिए, सतवाहन साम्राज्य की स्थापना 3री सदी के सिमुक द्वारा की गई, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जुबान पर रखना है। बोल बाबू, सतवाहन साम्राज्य की स्थापना किसने किया? क्या नाम है? सिमुक। क्या नाम है भाभी? पूछेगा आपसे कि सतवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन है?
संस्थापक यानी स्थापना करने वाला कब है। और दूसरा क्वेश्चन सातवाहन साम्राज्य की स्थापना कब हुई? कितनी सदी में? तीसरी सदी में। बुझा गया? इसकी स्थापना कब हुई? तीसरी सदी में। किसने किया? पूछेगा सीमुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन घुमाएगा, घुमा दिया, घुमाया कि तीसरी सदी में सीमुक ने कौन सा वंश की स्थापना की? कौन सा साम्राज्य? सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की। बात समझ रहा? क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करके ऐसे ना ऐसे छू कर पूछता है, समझ रही है? तो इसे अच्छा ये बताओ, सीमुक द्वारा की गई जो सातवाहन वंश है इसको क्या कहते हैं? आंध्र। क्या कहते हैं? इसे आंध्र भी कहेगा, तो यही मतलब हुआ, समझ रहा? नेक्स्ट, सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी प्रथम, लगा लो मस्ट भी आई। सातवाहन वंश के शासक में पहला सतकर्णी प्रथम। बोलो पहला का नाम का है? जुबान में जुबान नहीं है। सतकर्णी प्रथम। दूसरा गौतमी पुत्र सतकर्णी, एक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी इत्यादि। ये सब क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी का जान प्राण है जो पूछा जाता है। देखो सातवाहन वंश से अगर क्वेश्चन पूछलस कि सातवाहन वंश के शासक में पहला जो है सतकर्णी प्रथम, कौन? सतकर्णी प्रथम पूछेगा, कौन वंश? सातवाहन। ओकरा बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी, ओकरा बाद वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ सब्जेक्टिव में जो सातवाहन वंश के शासक में सतकर्णी प्रथम पूछेगा तो ये कौन पुत्र कहा जाएगा? गौतमी पुत्र सतकर्णी। और वशिष्ठी पुत्र का नाम क्या है? पुलुमावी। ये सब इस तरह। गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का महानतम शासक था, ये एकदम इंपोर्टेंट। कहेगा कौन वंश? बताओ। सातवाहन वंश। कौन वंश? ऑब्जेक्टिव में को सातवाहन वंश का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली शासक कौन रहा? बोलो सब। गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र। सातवाहन वंश का सबसे पावरफुल ताकतवर शासक कौन रहा? गौतमी पुत्र सतकर्णी। कोई दिक्कत है? आप जुबान पर याद रखेंगे। देखिए यहाँ से कि सातवाहन वंश जो है इस साम्राज्य के स्थापना कब हुआ? तीसरी सदी में। बहुत बढ़िया। जो तीसरी सदी में जो स्थापना हुआ वो स्थापना करने वाला कौन था? सीमुक था। कोई दिक्कत? सातवाहन वंश की स्थापना तीसरी सदी में हुआ, सीमुक ने किया। कोई दिक्कत है? इसको हम आंध्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र। अब इसमें रहना है कि सातवाहन वंश के जो राजा है, जो शासक है, वो शासक में पहला महानतम शासक का क्या नाम है? सतकर्णी प्रथम। क्या है? सतकर्णी। दूसरा है गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना। और एक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। जिसमें पहला जो था गौतमी पुत्र सतकर्णी था, इस वंश का सबसे क्या था? महानतम शासक था, पावरफुल। बस इतना सा काफी है अगर आपको सातवाहन वंश के बारे में पूछ दे तो। बात समझ रहा? नेक्स्ट अब आएगा बाबू एक बात। देखो इसी सातवाहन वंश का ये सब क्या है? लेख है। ठीक है, चित्र देख रहे हो ना यहाँ पर, यही है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आएगा आपको सातवाहन के बाद कौन वंश? कुषाण शासक। कौन शासक? कुषाण। देखो कुषाण शासक के सब यहाँ दिख रहा होगा। इस वंश का संस्थापक कौन है? प्रथम शासक या संस्थापक क्या है? कुजुल कडफिसस। बोलिए दो चार बार नाम याद रहे। कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस। पूछेगा कुजुल कडफिसस किस वंश के संस्थापक है? कुषाण वंश। कौन वंश? कुषाण। एक बारे में दो क्वेश्चन है, एक तीर से दो निशाना। सुनिएगा, एक तो इस वंश का इस संस्थापक है और इसके बाद पहला शासक है। ना समझे? ऐसे कोई स्थापना करने वाला स्थापना कर दिया, स्थापना करके चला गया, ओकरा जगह पर कैली धैली हीरा मार पसौली जीरा। बुझा गई? वो चला गया दाची यार के, दोसर कोई राज किया। लेकिन ई जो है ये कुषाण वंश का संस्थापक, नाम देखा तेरा कितना टेढ़ बा, टेढ़ आदमी जल्दी जाई हो। कुजुल कडफिसस खुद जो स्थापना किया कुषाण वंश का, खुद का किया ये शासन बना। बात समझ रहा ना? बुझाया जी?
कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक इसके बाद कौन था? क से कुषाण, क से कनिष्क। याद रखिएगा, कुषाण का सबसे पावरफुल शासक कौन हुआ? कनिष्क रहा। ये तो संस्थापक कौन रहा? कुजुल कटफिसस। और सबसे पावरफुल इस वंश का कौन रहा? कनिष्क। क्या नाम रहा? कनिष्क। देखो यही कनिष्क के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि कनिष्क ने बाबू 78 ईस्वी में, कितने? 78 में शक सामंत आरंभ किया था। कौन सामंत? शक सामंत जो है इसकी शुरुआत की। कौन सामंत की? शक सामंत की शुरुआत की। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। पूछेगा जिस तरह सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को माना था, ये जो कनिष्क आया ना, तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ए भाभी, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन, यानी बौद्ध धर्म को बचाया। कौन बचाया? कनिष्क ने बचाया। समझ रहा ना? संरक्षण प्रदान किया तथा महायान संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर। लगा लो, लगा लो, जितना हम कहेंगे उतना ही ये मस्ट भी आई है। देखो सुनिए एक बार और मेचा से भाई, कनिष्क जो है पूछेगा कौन धर्म का संरक्षण किया? बौद्ध धर्म। यानी कनिष्क कहा कि नहीं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, प्रोटेक्शन किया। कोई दिक्कत? और इसके बाद महायान संप्रदाय का प्रसार प्रचार किया। देखो दूगो हम आपको संप्रदाय में बताएंगे, एगो हीनयान, एगो बौद्ध धर्म जाके दूगो में बच गया, एगो हीनयान एगो महायान। तो जो बौद्ध धर्म में जो महायान होता है ना, वो महायान का प्रसार करवाया। कौन करवाया? बोलो, कनिष्क करवाया। कनिष्क यो बताओ कौन वंश का शासक था? वंश कुषाण वंश। आ कुषाण वंश का झिंगुर शासक था, महानतम शासक था। समझ रहा ना? कनिष्क जो है कुषाण वंश का महानतम शासक रहा और उसने बौद्ध धर्म का क्या किया? प्रोटेक्शन किया, बचाव किया, है ना? उसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। और बौद्ध धर्म में कौन सा? हीनयान की महायान? महायान, क्योंकि दो गो होता है, हीनयान और महायान। ठीक है, जो इसके आगे वाला चैप्टर में वही पढ़ना है। किसका मतलब? ये वाला देखो, कनिष्क ने 78 इसमें शक सामंत आरंभ करवाया। जो शक, इसके पहले हम शकों के बारे में बताए हैं जो वंश था, तो शक का सामंत करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना, एक साथ में उसको एकजुट करना, समझ रहा ना? ये शुरू करवाया था। बात समझ रही हो इनका? एक बाद वो बौद्ध धर्म के प्रति उसको भावना गया, क्योंकि शासक था, महानतम शासक था, तो कहा कि नहीं बौद्ध धर्म को भी आगे बढ़ाया जाए। और बौद्ध धर्म में जो है कौन सा महायान संप्रदाय है, उसको उन्होंने क्या किया? प्रोटेक्ट किया। यानी इसको भी प्रोटेक्ट करेगा और इसको भी प्रोटेक्ट करेगा, दोनों को बचाएगा। कोई दिक्कत? देखो इसमें इसके बारे में कह रहे चरक है। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। बहुत चरक संहिता पढ़ा जाता है राजवैद्य के बारे में। वैद्य का नाम सुना हो? तो एक कई बार क्वेश्चन आया है कि चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। सुनो यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चरक जो है कनिष्क के दरबार में क्या थे? बताओ। अच्छा, राजवैद्य मतलब बुझाता है? राजा महाराजा नहीं रखते थे जी। राजा महाराजा क्या रखेंगे? अरे वेद, वैद्य नहीं रखेंगे, वैद्य। तो यही जो कनिष्क के दरबार में, क्योंकि कनिष्क महानतम राजा था, और इसी देख बबी, तो कनिष्क जो राजा था, तो इसके दरबार में, यानी कनिष्क जो है अपने दरबार में क्या रखा था? एगो क्या रखा था? वैद्य। वैद्य समझ रहे हैं ना? जो वैद्य, तो वैद्य में महानतम वैद्य की बात करें जिसका नाम क्या है? चरक। आई चरक के द्वारा लिखी गई किताब है जिसका नाम है चरक संहिता। क्या नाम है? चरक संहिता। आपके एग्जाम में पूछेगा चरक संहिता की रचना कौन किया? चरक। चरक क्या थे? वैद्य राजवैद्य थे। तो किसके राजघराने के? कनिष्क। कनिष्क महानतम शासक था ना, उस महानतम शासक के यहाँ चरक रहा कर। समझे ना? जिन्होंने चरक संहिता, आगे बोलो, जिन्होंने चरक संहिता लिखा, किसने लिखा चरक संहिता? किसने लिखा? अब आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक किसके दरबार के राजवैद्य थे? कनिष्क के दरबार के। उन्होंने चरक जो है कौन सा किताब लिखा? चरक संहिता। यहाँ से ज्यादा ऑब्जेक्टिव कहाँ पूछेगा? यही टाइप से पूछेगा। याद भाई? अब सुन लो, एक बाद हाई वाला भी बहुत भी आई है। कामसूत्र की रचना वत्स्यानंद ने किया था। कौन सूत्र? कामसूत्र। कामसूत्र ए बहुत भी आई है, ऑब्जेक्टिव में आपको बताए होंगे।
कामसूत्र जो होता है उसकी रचना किसने किया? वात्स्यायन ने किया, याद रखिएगा। एक कामसूत्र पुस्तक है, क्या है? पुस्तक है। तो कामसूत्र पुस्तक है, इसकी रचना कौन किया? वात्स्यायन। वात्स्यायन यानी कामसूत्र के लेखक पूछेगा तो कौन है? वात्स्यायन है, ठीक है। इसी काल में हुआ था, किसी काल में? इसी काल का मतलब जो टॉपिक दिया है, कौन काल? कनिष्क के काल में। कौन के? कनिष्क के काल में, यानी कौन से वंश में? कुषाण वंश में। कोई दिक्कत? कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर थी। कौन पुरुष? पेशावर सुने हो? वही पेशावर में, और मथुरा थी, वही उधरे पड़ता है, मथुरा की ओर, समझ रहा ना। तब कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर थे। पुरुषपुर कहे या देख बाबू चंदन, पुरुषपुर कहे या पेशावर कहे, दोनों एक ही चिड़िया का नाम है। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में कुछ हो दे सकता है, समझ रहा ना। कभी दे देगा पुरुषपुर या कभी देगा पेशावर। बात बुझा गया ना। तो ये कुषाणों की राजधानी पूछेगा कि कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? अच्छे, और मथुरा, हाँ मथुरा भी थी, यानी पुरुषपुर या पेशावर और मथुरा, समझ रहा ना। अब देखो भारत के उत्तरी हिस्सा में, क्योंकि मथुरा उतरे न पड़ेला, भारत के उत्तरी हिस्सा में कुषाण शासकों का राज था। माने भारत के जो उत्तरी भारत में कौन शासक राज करता था? कुषाण। और कुषाण शासक को देवीय शासक भी कहा जाता है। इनको देवताओं की शक्ति प्राप्त थी। देवीय मतलब देवीय, देवीय का मतलब क्या होता है? जिसको देवता की शक्ति प्राप्त हो उसको कहा जाएगा, क्योंकि शासक खुद को देवता के समान दर्शाने का कोशिश करते थे। बात बुझा गया। जो इसमें का जो शासक थे, अपने आप को, स्वयं को देवता के समान पेश करना चाहते थे कि हम देवता के समान है। जिस तरह राम राज्य स्थापित हुआ था भगवान राम के राज में, है ना, इसी तरह, है ना। इसी तरह के लोग कहता है कि राजा हो तो राम के जैसा नहीं, क्योंकि एक जनता ने ताना मार दिया राम पर, तो अपने पत्नी को त्याग दिया। वो बोला कि हमको तुम राम समझी हो, कि रावण के घर में सीता इतना दिन थी, तो क्या पता सीता पवित्र होगी। ये बात किसी ने राम जी से आकर कहा। उसके वियोग में अपना राम राज्य स्थापित करने के चक्कर में राम जी अपनी पावन और पवित्र सीता को क्या कर दिए? त्याग दिए। अंतिम में वनवास होता है ना, सीता का हो जाती है, और वही जंगल में लव और कुश का क्या देती है? जन्म। यानी लव का जन्म दी, और कुश का तो कुश घास से उत्पन्न हुआ, समझ रहा ना। तो इस तरीका का हम लोग नहीं कहते हैं कि राम राज्य स्थापित, क्योंकि राम जी ने वैसा कुछ किया ही नहीं, समझ रहा ना। जो करके गए वो लगभग लोग उसको ढोते हैं, समझ रहा ना। जब राम राज में थे तो उस समय एक डोमिन थी, जो आप हम लोग बड़ जात छोट जात ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। सोचो कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होकर के कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन हम लोग तुच्छ प्राणी यहाँ आकर भेदभाव करते हैं। डोमिन के मन में लालसा हुआ कि काश मैं भी अगर राम के जैसे, सीता के जैसे उतना पावरफुल होती, उस तरीका का होती, तो राम जैसे हमें पति मिलता। उसके मन में लालसा जगा, उसकी भावनाओं को राम ने समझा, उसको बुला करके कहे कि आओ। और राम जी ने उससे वचन दिया, जाओ इस जन्म में नहीं, अगला जन्म में मैं तुमको सबसे ज्यादा प्यार दूंगा, और मैं अपने होठों से चिपका कर रखूंगा। वही भगवान श्री कृष्ण, जानते हो कृष्णा जब अवतार होता है, कृष्ण अवतार होता है, तो कृष्ण अवतार में वही जो है वो डोमिन होती है, वो क्या बनती है? बांस बनती है। वही बांस का वो बांसुरी बजाते हैं और अपनी होठों से उसको चिपका कर रखते हैं। बात बुझा गया। राम को अगर कहीं अगर लगा होता कि नहीं झूठा होता है, छोट ऊंच नीच होता है, तो क्या राम ने सबरी का बैर खाया होता? उस सबरी के बैर में क्या था? सबरी के बैर में झूठा नहीं, ये दिखा गया कि सबरी कभी उसके मेंटलिटी ही नहीं था कि जो हम बैर रख रहे हैं चख करो बैर झूठा हो रहा है। उसके दिमाग में ये था कि जो हम बैर रख रहे हैं वो कहीं बैर तो खाटा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे राम प्रभु आएंगे। वो अपना सपना सजाई थी, है ना, कि जो मेरे राम आएंगे उनको जो मैं बैर जो खिलाऊंगा वो बैर मीठा होना चाहिए। तो भगवान जो है प्यार के भूखर है, और इसके बाद उन्होंने उस बैर को खाया, समझ रहा ना, उस सबरी का, तो उसका वो जूठा थोड़ी था, उसका तो वो प्यार था, समझ रहा ना।
तो भावनाओं पर होते हैं। तो इसमें ये जो कहा गया है कुषाण शासकों को स्वयं देवता जैसे ही बिहेवियर किए हैं, है ना, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, देवीय शासक कहा गया है। क्या कहा गया है, देवीय शासक, है ना। देवता के समान दिखने के राजा को अच्छा छवि मानी जाती थी और इस छवि के कारण राजा को लोगों का समर्थ मिलता था। समर्थ मिलेगा कि नहीं हो, तो जो राजा जो रहेगा जब उसकी छवि अच्छा रहेगी तो लोग उसका क्या करेगा, समर्थ देगा कि नहीं देगा, बताओ। जो भी हमारे राज में अच्छा अच्छा राज करके गया है उसको हम लोग नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं ना। देखो राजा मंदिरों में भगवान के बराबर अपनी विशाल मूर्तियां रखते थे। थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता है लेकिन लिखा है, तो मान लो भगवान के बराबर अपनी क्या रखते थे। पूछेगा कि किस वंश में राजा भगवान के बराबर अपन क्या रखते थे, मूर्ति, कौन वंश, कुषाण वंश। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट में देव स्थान पर कुषाण राजा की विशाल मूर्ति मिली है। बोलो कहाँ पे मिला है, यूपी में जाओगे ना तो यूपी में मथुरा के पास जाओगे तो मथुरा में एक जगह है माट, मथुरा में एक जगह है माट, तो माट में जाइएगा ना तो वहां पर कुषाण शासक की राज की विशाल जो है मूर्ति है, भगवान के मूर्ति के बराबर। अफगानिस्तान नाम सुना हो ना, पाकिस्तान के बगल अफगानिस्तान, अभी अफगानिस्तान के एक देव स्थान है, वहां पर भी ऐसी ही मूर्ति मिली है जो देवताओं की मतलब समान जो है वो राजा की मूर्ति है। कुषाण वंश के राजा अपने नाम के आगे ए लगा लो, पूछता है हाई वाला। कुषाण वंश के राजा, बोलो बउआ, कुषाण वंश के राजा अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, देवपुत्र। क्या लगाते थे, देवपुत्र। यानी देवपुत्र का मतलब क्या हुआ बाबू, देवताओं का पुत्र, समझ रहे हो ना, देवताओं का पुत्र यानी देवपुत्र लगाते थे अपने नाम के आगे। सिक्कों के एक तरफ राजा का छवि और दूसरी तरफ देवता का छवि हुआ करता था। जो सिक्का हुआ करता था, सिक्का में हेड और टेल होता है ना, वो चीट पर, तो जो सिक्का होता था सिक्का में एक तरफ राजा का छवि होता था और दूसरी तरफ किसका छवि, देवता का छवि होता था, समझ रहे हो ना। तो कुषाण वंश के बारे में, अब कुषाण वंश के बारे में जितना बोले हैं काफी बोल दिए। अब आएगा गुप्ता डायनेस्टी। कौन डायनेस्टी, गुप्ता, यानी गुप्त काल। कौन काल, गुप्त काल। देख बाबू, गुप्त काल किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो श्री गणेशाय, पता है ना, तो बस यही ट्रिक से याद रखिएगा बाबू, गुप्त वंश यानी श्री गुप्त। कौन गुप्त, बोलो गुप्त वंश का स्थापना किसने किया, बोलो गुप्त वंश का स्थापना किसने किया, श्री गुप्त के द्वारा। अब कब किया गया, 275 ईस्वी पूर्व में कि ईस्वी में, कहे कि अब हम लोग ईस्वी पढ़ रहे हैं, याद हो गया। काहे भाभी, काहे सोच में लेवल होता है, कुछ खास नहीं मिल गया है, एक ही टॉपिक है, कुछ बोल दे, नहीं बोलेंगे, रहने दो। देखो गुप्त वंश का स्थापना जो किया था किसने किया था, श्री गुप्त ने। कब किया, 275 में। यहाँ तक कोई दिक्कत। गुप्त काल को भारत का, यहां से लगा लो, गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल यानी गोल्डन पीरियड माना जाता है, समझ रही हो ना। मतलब अच्छा से जब राज किया तब ना कहा गया हो, स्वर्णिम युग लिख लीजिएगा, स्वर्णिम यानी गोल्डन पीरियड। कौन पीरियड, यानी सोना का युग। बात बुझा गए। किस काल को कहा जाता है, बोलो साहब, गुप्त काल को, क्योंकि इस दौरान भारत के सांस्कृतिक और शिल्पीय विकास हुआ, मतलब कल्चर काचे, जो हमारा कल्चर डेवलपमेंट हुआ, और शिल्पकीय मतलब शिल्पकारी, शिल्पकारी समय तो कढ़ाई, बुनाई, फराई, सिलाई, तुम लोग को आता है बबी, आता है। आजकल की लड़कियां को बस दो ही चीज आता है, बताए क्या मनीष, आज की लड़कियां को दो आता है, एक वो चेड़वा जी से ना होता है, लमका लमका फाड़िए पैकेट डालिए, इसका दो बार भुजाइल चम्मच लगाइए, वो भाई। आ दूसरा नंबर मोमोज घरे बनावे ला, मोमोज बना लेगी सब, एक और का बनाएगी सब, इटली एगो हउ आती लाती है सब, पैपुआ पैपुआ जैसा रहेला हो गोल गोल, पास्ता, हाँ पास्ता, बस इतने भर जा दे। अब बढ़िया से कह दिए रोटी बेलने का तो नहीं आता होगा इसमें से। हाँ, बिहार का नक्शा बनता है कि भारत का, है
पृथ्वी का नक्शा बनता है। अच्छा ये पृथ्वी का नक्शा। हाँ अरे आज अरे पहले ना ए बाबू पहले सास जो है ना सास जो है वो पतोह के मतलब सीना पर दाल रगड़ती थी। आज हाँ आज के पतोह बाप रे आज के पतोह जो है सासू माँ लोग सोचते हैं कि माय गॉड कैसे हमारी इज्जत बचेगा। हाँ हाँ ये बात है कि खाई अपना फलानवा का कमाई तो ला जाए क्या है समझ रहा ना तो ऐसा नहीं है। खास करके मेरे कोचिंग में हाँ हाँ तो पंडिताइन पंडित हाँ पंडिताइन तो दुगो और बोलेगी तो पंडित जी लाजे कहीं आन है ना पंडित जी हाँ देखो देखिए पंडित जी ना ध्यान दीजिएगा कि पंडित जी दूसरा के पत्रा देखते हैं तो सबसे पहले अपन पत्रा नहीं देखते हैं। देखिए कहीं सरस्वती जी जिह्वा पर विराजमान होगी तो कहीं आपको ही मिल जाएगी फिर दिक्कत है। गुप्त वंश के अधिकतर सिक्के लगा लो स्वर्णिम युग जो है गुप्त वंश का अधिकतर जो सिक्का मिलेगा काची का मिलेगा सोना का काची का सोना का। गुप्त वंश का राजकीय भाषा क्या था ये भी इम्पोर्टेंट है। राजकीय मतलब समझ तो अच्छा बताओ तो अपन भारत की राजकीय भाषा क्या है अपन भारत की अभी राजकीय भाषा का है। अरे भाषा पूछे तो नहीं यार हिंदी। अरे राजकाज जो होला हिंदी में ना होता है तब वो राजकीय भाषा हिंदी वही ना गुप्त काल के राजकीय भाषा क्या था उस घड़ी संस्कृत चलता था संस्कृत था और इसमें सोना का सिक्का ज्यादा बनाया गया इस काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। कोई दिक्कत इसका स्थापना किसने किया श्री गुप्त ने ठीक है। बस आगे देखिए गुप्त वंश के सबसे प्रभावशाली शासक यही है हो समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहला रानी हो इसी को न कहा गया हो यही समुद्रगुप्त है। लगा लो कि गुप्त वंश के सबसे प्रभावशाली फेमस शासक कौन है समुद्रगुप्त। कहाँ का नेपोलियन यूरोप का कि भारत का यूरोप का कहा गया कि भारत का कहा गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। देखो तनी चाहे क्वेश्चन वाला तनी के कहाँ भय भगवान तनी का डीबा गायब हो जाता है ना। ये भारत का नेपोलियन है ना समुद्रगुप्त। बोलो समुद्रगुप्त किस वंश से संबंधित है ला श्रीगुप्त वंश कि गुप्त वंश है कौन वंश है दे ऊपर है ना गुप्त वंश जी हे भगवान हाथी क्वेश्चन में। गुप्त साम्राज्य का इतिहास साहित्यिक स्रोत सिक्कों तथा अभिलेखों की सहायता से जानकारी लेकर लिखा गया है हो। अब सुनिएगा बहुत छोटा छोटा बच्चा आप लोग के सामने इंग्लिश स्पोकन सुनाएगा। देखिएगा मैडम का टैलेंट क्या है। मेरा टैलेंट देखा है सब नाइले उनका टैलेंट। गुप्त साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए प्रयाग प्रशस्ति भी एक ऐतिहासिक स्रोत है। लगा लो मस्ट भी आई प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। कौन अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति बाबू अभिलेख का नाम है। क्या है अभिलेख का नाम है। तो गुप्त साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए कौन सा अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति। क्या है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ठीक है इसको ध्यान दीजिएगा ठीक है। और आगे सुनिएगा देखो प्रयाग प्रशस्ति आखिर है क्या सुनिएगा यहाँ पर देखेंगे। यह एक अभिलेख है जिसे समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति जहां लिखा है वहां लगा लो मस्ट भी आई है ना। यह एक अभिलेख है जिसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखा गया था। पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख क्या है तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वह एक अभिलेख बुझाता है ना किसी भी पत्थर या धातु पर जो का करके बोलो जो खोद कर लिखा जाता है उससे अभिलेख। तब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसको किसने लिखवाया समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। क्या नाम है उसका समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखवाया। और इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की गई है। लगा लो मतलब समुद्रगुप्त ने कैसे जीता
समुद्रगुप्त ने कैसे जीता, किस तरीका का वो विजय अभियान चलाया, ये जहां लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, एकरा बगलवा में मस्ट भी आई लिख लीजिएगा। बता देते हैं अभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का पूछा जाता है, समझ रहा ना, याद हुआ। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है जिसने, किसने, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, कौन, कदू सबको अंदर जाइए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, क्या नाम है, हरिश्चंद्र द्वारा के। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त अपने कैसे विजय अभियान चलाया। यह अभिलेख प्रयाग और इलाहाबाद में लगाया गया था, लगा लो, कई बार क्वेश्चन आया है। अभी वर्तमान में सुन लो बाबू, ए माय डियर, लुक हियर, ओए ओए, देखिए तारे पर बात ध्यान, अभी के डेट में इलाहाबाद नहीं रहेगा, ये हाईलाइटेड पूरा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। सुनो यहाँ से क्वेश्चन क्या रहेगा, पूछेगा यह अभिलेख जो है प्रयाग और इलाहाबाद में लगाया गया, कहाँ लगाएगा, इलाहाबाद में, समझ रहे ना। इलाहाबाद का नाम सुनो, तो अभी इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद है, उस इलाहाबाद को जो है प्रयागराज कहा गया, क्या कहा गया, प्रयागराज। तो अभी वर्तमान में आपके एग्जाम में इलाहाबाद ना देकर क्या देगा, तो पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ है, इलाहाबाद नहीं करके क्या देगा, प्रयागराज। तो जहाँ इलाहाबाद लिखा है ना, वहां उसके नीचे आप प्रयागराज लिख लोगे तो कोई कोताही है, तो लिख लीजिएगा यहाँ पर प्रयागराज, क्या लिख लीजिएगा, प्रयागराज, है ना, समझ रहा ना, कोई दिक्कत। सबसे नीचे टॉपिक है, नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, सुनिएगा। गुप्त काल के प्रमुख शासक कौन कौन रहे, तो गुप्त काल के प्रमुख शासक जो रहे, देखो गुप्त काल का काल दिया होगा, ये लिखा होगा हमारा 275 से लेकर कितना 500, देख रहा हो ना, ज्यादा लंबा चौड़ा है कि नहीं है, 275 से लेकर 570 ईस्वी तक राज हुआ है, समझ रहे हो ना, लिखे हुए हाईलाइट करके, ये खुद से हम टॉपिक यहाँ डाले थे, नहीं दिया था तो ठीक है, दिया है ना। देखिएगा, गुप्त काल के प्रमुख शासक में पहला जो बाबू श्रीगुप्त, जो इसके क्या है, संस्थापक है ना हो, तो ये श्रीगुप्त है, जो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, जो कब से कब तक, 240 से 80 यानी 40 साल राज करेंगे, 40 साल कम होता है वो, है ना। अब एक बाद आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है बाबू, ये चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, वो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। ये चंद्रगुप्त प्रथम का मतलब है गुप्ता डायनेस्टी का चंद्रगुप्त, बुझा गया, एक गुप्त वंश का चंद्रगुप्त, बात बुझा गया। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ये चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है, रियल। यहाँ से क्वेश्चन देखो, जैसे आपको हमने बताया था, इसी तरीका का आपको बताया था जैन धर्म का, जैन धर्म का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक अगर कहता है तो महावीर स्वामी, कौन, महावीर स्वामी। जैन धर्म का संस्थापक कहता है तो ऋषभदेव। उसी तरीका का ये देखो बाबू, गुप्त वंश का स्थापना कर दिया श्रीगुप्त, लेकिन उतना बढ़िया से उसको चलाया नहीं, लेकिन सारा उसमें रूल कानून नियम रेगुलेशन जो सबसे बढ़िया किया वो कौन किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इसीलिए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, यही चंद्रगुप्त प्रथम है। दिख रहा है मोछ इसका, ये वाला, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया, कौन संवत, देखिएगा ए कैलेंडर जानते हो सर, जैसे अभी एगो हिजरी संवत होता है, शक संवत होता है ना, जैसे देखिएगा ये हिंदू धर्म का अपन अलग कैलेंडर होता है जो कि लगभग आगे चलता है, कितना है बाबा, अभी 2083 है हिंदू धर्म में अभी, है ना। कौन सा संवत उसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, अरे उसका नहीं है 2083 जो है, तो उसमें एगो शक संवत है, एगो हिजरी संवत, ठीक है। तो इसी तरीका का एक गुप्ता डायनेस्टी है, सुन लो, तो आपन जो है अलग लेकर आया, क्या लेकर आया, अलग। तो यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने
319 ईस्वी में गुप्त संवत खुद का यापन का किया, शुरुआत किया, प्रारंभ किया, है ना। जो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी के कुमार देवी से विवाह किया था, जो कि मस्ट भी आई है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है लिच्छवी की राजकुमारी, किसकी? लिच्छवी गणराज सुने हो? हाँ, विक्रम संवत 2000 अभी कितना चल रहा है हिंदू धर्म में? विक्रम संवत 2000 अभी 83 चल रहा है, 2026 है ना, तो देखिए अभी विक्रम संवत 2083 चल रहा है, यही विक्रम संवत होता है, ठीक है। इसी तरह के इस्लाम धर्म में हिजरी संवत होता है, ठीक है। तो देखो गुप्त जो प्रथम है चंद्रगुप्त प्रथम, वो 319 में आपन एक गुप्त संवत शुरू किया। कौन संवत? गुप्त संवत। यह जो है विवाह किया था किसे? लिच्छवी गणराज की राजकुमारी, उनका नाम था, है ना, कुमार देवी से ये विवाह किया था। किसे? राजकुमारी के कुमार देवी से विवाह किया। अब आएगा समुद्रगुप्त। कौन आएगा? समुद्र, यही समुद्रगुप्त है जो भारत का, इसको क्या कहा जाता है? भारत का क्या कहा जाता है? बोलो सब। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त। तो गुप्ता डायनेस्टी का कौवा शासक, दूसरा शासक। पहला शासक कौन रहा? दूसरा है कि तीसरा है? पहला जो हमने श्रीगुप्त बताया, दूसरा जो चंद्रगुप्त प्रथम बताया, जो कि पावरफुल रहे। वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है। संस्थापक कहेगा तो श्रीगुप्त, और वास्तविक संस्थापक कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम। समझ रहे ना? ये देखिए अब आएगा समुद्रगुप्त प्रथम के बाद, यानी जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र, बोलो, चंद्रगुप्त प्रथम के बेटा का ही नाम क्या है? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बेटा का नाम समुद्रगुप्त। उसका जो है पुत्र समुद्रगुप्त जो है शासक बनेगा, जो ये नीचे है, ठीक है। ये क्या करेगा? अंग्रेजी इतिहासकार एक है जिनका नाम है B.A. स्मिथ। क्या नाम है? B.A. स्मिथ जो है, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, भारत का नेपोलियन कहा गया है ना समुद्रगुप्त को, तो आखिर किसने कहा? एक अंग्रेजी इतिहासकार यानी हिस्ट्रियन जो है ना, अंग्रेजी इतिहासकार, एक अंग्रेजी इतिहासकार जो है उसका नाम है B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ ने कहा कि जो है समुद्रगुप्त जो है, वो समुद्रगुप्त जो है भारत का क्या है? नेपोलियन है, ठीक है। अब सुनिए, समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण, मतलब कहाँ कहाँ जीता था। काव्य प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति कहेंगे या काव्य प्रशस्ति कहेंगे में मिलता है। इसे हरिसेन ने उत्कीर्ण करवाया था। उत्कीर्ण मतलब खुदवाया था। किसने खुदवाया? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त बाबू कितना राज किया है, केंगा केंगा विजय किया है, कहाँ कहाँ जीता है, तो इसका विजय पताका जो है वो हरिसेन ने, ऐसे हरिसेन ने उत्कीर्ण करवाया। और समुद्रगुप्त की जो है कवि जो है संगीतकार और विद्वानों का संरक्षक था। समझ रहे हो ना? समुद्रगुप्त एक कवि भी था, संगीत कवि मतलब पोएट, संगीतकार मतलब सिंगर भी था, और विद्वानों का एक क्या था? संरक्षक था, यानी विद्वानों का प्रोटेक्टर था, है ना, प्रोटेक्ट करने वाला। समुद्रगुप्त को अश्वमेघ यज्ञ कराने का श्रेय दिया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ का नाम सुना? नहीं सुना? सब सुना है सब। राम जी अश्वमेघ का यज्ञ कराए थे, नहीं देखिए सब रामायण में। हाँ, लव और कुश क्या किया था? घोड़ा। देखो अश्वमेघ यज्ञ आपसे पूछेगा क्या होता है। देखो जो राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए यज्ञ कराते थे और अश्व का घोड़ा को छोड़ते थे। वो अश्व का घोड़ा जितना राज में जाएगा, जहां जहां तक वो विचरण करेगा, वो सब राज उसके क्या होगा? अधीन आएगा। अगर वो राजा उस घोड़ा को पकड़ लेगा तो उस राजा से, जो राजा यज्ञ करा रहा है, वो राजा जाकर स्वयं का होगा? लड़ेगा और अपनी अश्व के घोड़ा को क्या करेगा? छुड़ा के लेकर आएगा। राम जी जो अश्वमेघ यज्ञ कराए थे, सब जगह से उनका घोड़ा जो है विचरण करके आ गया। अब पहुंचने ही वाला था रामराज में, तब तक लवकुश ने क्या किया? उनका बेटा ने पकड़ लिया। ठीक है, समझ रहा ना? क्योंकि उसके मस्तक पर लिखा था स्वर्णिम अक्षर में कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के द्वारा छोड़ा गया अश्वमेघ का घोड़ा है। ये अश्वमेघ का घोड़ा जिस जिस राज में विचरण करेगा,
उस राजा के राज को श्री राम प्रभु के आगे नतमस्तक माना जाएगा कि उनके आगे वो क्या है, नतमस्तक है, उनके अधीन है। जो कि लव कुश ने देखा तो कहा, लव देखा तो कहा कि भैया ये घोड़ा के जो माथे पर जो लिखा है ना, ये क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, यानी यहाँ पर इसके जो बातें लिखी गई है इसमें से दुर्गंध आ रही है। क्या आ रही है? दुर्गंध, यानी ललकार आ रही है, यानी यहाँ पर कोई ललकार रहा है कि हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है, तो भैया इस घोड़ा को पकड़ा जाए और इसी तरीके का राम जी से युद्ध होगा। तब जाकर के लव कुश जो है वो खुद राम से युद्ध करते हैं। अंतिम में राम जी जो आते हैं, जब तीर उठाते हैं लौ पर चलाने के लिए, वही समय आकर के है ना वाल्मीकि जी है ना, वो कहते हैं कि हे राम ये क्या कर रहे हैं, तो वहीं पर जाकर युद्ध रुकता है। यानी ये सब हम और आपको दिखाया गया है कि किस तरीका का राम जो है अपने बेटा को, लव और कुश को भी एक्सेप्ट करते हैं बाद में कि हाँ मेरे बेटा है ना, ये सब चीज है। तो वही अश्वमेध का यज्ञ होता था। तो इसमें भी जो समुद्रगुप्त जो था वो अश्वमेध यज्ञ कराया था, यानी ये भी अपना घोड़ा को क्या किया था, छोड़ा था, और इसका भी घोड़ा चारों से विचरण करके आया था। बात समझ गए? अश्वमेध का आगे हम चर्चा करेंगे, उसमें का ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते, मस्ट भी ये ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाए बताए भी थे। सिक्का पर ये क्या कर रहा है, बीड़ा बजा रहा है। कौन बजा रहा है? समुद्रगुप्त। ऐसे दर्शाया गया। पूछेगा किस शासक को बीना बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। अब एक बाद है, क्या है उसके नीचे? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या है बाबू? चंद्रगुप्त द्वितीय है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप जानेंगे। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, देखो यही ना रहा हो, चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, फेमस है, फेमस राजा विक्रमादित्य की आप बचपन में कहानी सुने होइएगा, पढ़े तो सब, राजा विक्रमादित्य। तो वही राजा विक्रमादित्य को हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, लगा लेना। चंद्रगुप्त प्रथम बता दिए, और ये क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए जो समुद्रगुप्त के क्या थे बाद में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल गुप्त वंश का स्वर्णयुग कहा जाता है, लगा लो। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनका जो है शासन काल क्या है, हो शासन काल क्या है इनका, जो शासन काल है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल है ना, वो राजा विक्रमादित्य का जो शासन काल है वो फेमस रहा, ये स्वर्णिम युग रहा, यानी सोने का युग कहलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और देवश्री भी है। क्या क्या नाम है? देवगुप्त, देवराज और देवश्री। किनका नाम है? यही है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको आप विक्रमादित्य भी बोल सकते हो, जिसको देवगुप्त भी बोल सकते हो, जिसको देवराज भी बोल सकते हो, जिसको देवश्री भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत है भाई? बाबू दोनों नहीं, सब एक ही है। हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम बहिन अलग है। ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये है, समझ रही हो, जो कि ये महानतम शासक ये भी था। इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कौन? गुप्ता डायनेस्टी का। ये चंद्रगुप्त प्रथम अलग है। चंद्रगुप्त प्रथम के बेटा हुआ समुद्रगुप्त, और इसके बाद का जो शासक हुआ वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, यानी तीसरा पीढ़ी, समझ रहे हो ना इसका, है ना। चौथा हो गया, पहले श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य कहिए तो, या इसको देवगुप्त कहिए तो, या देवराज कहिए, या देवश्री कहिए, समझ रहे ना, यही है ना। जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न, इसी के एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। कै रत्न? नवरत्न रहा करते थे, है ना। और नवरत्न में देखो कालिदास का नाम सुना हो ना, कालिदास जैसे विद्वान जो पत्नी से 1 लाख खाए तो राते रात विद्वान हो गए। आप लोग भी लड़का सब यही सब करना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे, नवरत्न समझ रहे हो ना। उसके दरबार कौन? पहला कालिदास, धनवंतरी वैद्य सुने हो, 2 गो, छपनक 3, अमर सिंह 4, शंकु 5, बेताल भट्ट 6, बोलो घटक पर कै 7, वराह मिहिर 8, और वर रुचि 9। यही 9 गो बबी, यही 9 गो क्या है? नवरत्न है। जो पूछेगा नवरत्न किसके दरबार में रहा करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए तो, या राजा विक्रमादित्य कहिए तो, इसके दरबार में यही नवरत्न। चीनी यात्री फयान, फयान कहाँ का रहने वाला था?
नहीं बाबू, एक आदमी का नाम नहीं है, ये 9 गो कवि का नाम है, 9 गो, समझ रहा हो ना? कालिदास, धन्वंतरी, है ना, ये सब जो है 9 गो रत्न, 9 रत्न का मतलब 9 गो फेमस फेमस, अपने उतना शासक था और 9 गो रखले था बनिया बनिया, समझ रहा हो ना? जैसे मान लो कोई भी चीज है, ऐसे हम ही अपन पढ़ा रहे हैं तो हमारे इस स्क्रीन के पीछे ये बनाने में चाहे जो भी चीज होता है उसके पीछे बहुत व्यक्ति का योगदान है ना, जिसका हम अब क्या क्या कहें, समझ रहा ना? तो वही इसके चंद्रगुप्त जो द्वितीय है यानी राजा विक्रमादित्य, इसके दरबार में 9 गो कवि, 9 गो फेमस व्यक्ति रहा करते थे, जिसको नवरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? नवरत्न, समझ रहा ना, देख रहा ना? तो ये सब नवरत्न, चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय शासन काल में ही भारत आया था, जो कि मस्ट भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, हम बोल रहे हैं कि 10-15 बार आ गया होगा। चीनी यात्री कहेगा फायान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी राजा विक्रमादित्य के ही दरबार में आया था, इसी के शासन काल में आया था, समझ रहा ना? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमाक, देखो इनको क्या क्या कहा जाता है, विक्रमाक, विक्रमादित्य, परम भगवत आदि की उपाधि धारण किया है, समझ रहा ना? चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत मतलब इनके बाद कुमारगुप्त प्रथम शासक बनेगा। कौन बनेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम शासक बनेगा, यानी उसके बाद राजा होगा। गुप्त शासकों का सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त का ही मिलता है। जो अभिलेख जो है ना, अभिलेख, अभिलेख जानता है सब ना, जो खुद का लिखा जाता है, तो सबसे ज्यादा किसका मिलता है? कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जो पुष्यमित्र शुंग है वही आक्रमण किया था कुमारगुप्त के दरबार में। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, लगा लो मस्त भी यही कुमारगुप्त है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय है ना, नालंदा में हो, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय जो बहुत बड़ा है ना, जो अभी तो वर्तमान में वो खत्म है, ठीक है, अभी उसका चल रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय में फिर से पढ़ाई शुरू हुई है। तो वही कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। एक बाद आएगा इसका बेटा कौन? स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील का मतलब यही मरम्मत करवाया था, स्कंदगुप्त का पुनरुद्धार कराया था फिर से। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर परमदत्त के पुत्र चक्र पालिक ने करवाया था सुदर्शन झील का, क्या करवाया था? निर्माण फिर से। और कुमारगुप्त आएगा, यह गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक रहेगा, सबसे लास्ट कौन रहेगा? कुमारगुप्त तृतीय, पहला दूसरा तृतीय। नाम होता था कुमारगुप्त, ओकर बेटा हो गया कुमारगुप्त द्वितीय, फिर ओकर बेटा हो गया कुमारगुप्त तृतीय, यही रहेगा। एक बाद आएगा कुमारगुप्त तृतीय के बाद विष्णुगुप्त। कौन? अंतिम जो है शासक विष्णुगुप्त तृतीय था, किसका? गुप्ता डायनेस्टी का। कौन? गुप्ता डायनेस्टी, है ना। और जातवा में राजा की छवि होती थी इस जनता में यार, तो हम यही तक रहने देते हैं, गुप्ता डायनेस्टी तक, और इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ और मंगलमय, ठीक है। तो इसके बाद इसका हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट एक और पार्ट में होगा।